नेक्स्ट इज कि अब हमारे को पता होना चाहिए कि ये तो हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को देख लिया। अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की नीड हमारे को क्यों है। एक सिंपल सी बात है यार कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने देखा ध्यान से कि वो बहुत ज़्यादा पल्यूटिंग है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट मतलब पल्यूट कर रहे हैं वो। दूसरी चीज़ हमने ये भी देखा कि जो ज़्यादातर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनका एक लिमिटेड स्टॉक है जो डिप्लीट होते जा रहा है, मतलब उनका भंडार खत्म होते जा रहा है। ऑफ कोर्स वी हैव टू थिंक ऑफ न्यू थिंग्स, राइट। इसके अलावा राइजिंग प्राइस, आपको पता है कि पेट्रोल और बाकी जो कोयले वोयले हैं उनके कन्वेंशन मतलब उनका जो प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, राइट। सो उसको हम ब्रेक नहीं लगा सकते, राइट, वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा लास्ट ये है कि हेल्थ हैजार्ड्स भी इसके साथ हो रहे हैं। कुल मिला के एनवायरमेंट हैजार्ड्स हो रहे हैं, हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी हमारे पॉकेट के ऊपर भी ज़्यादा भार पड़ रहा है। इन सारे ही रीजंस के चलते हुए, लिमिटेड स्टॉक है, इन सारे रीजंस के चलते हुए इफ all these things are giving you trouble, you will have to think for alternative. You cannot just sit idle and say कि नहीं भाई जब खत्म होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। You have new generations to come, हमारे को उनका भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अलावा अब हमें ये तो पता चल चुका है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फायरवुड, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें हैं। अब इन कन्वेंशनल के साथ हमें प्रॉब्लम है, वो हमने यहां देखा। तो अब हमारे को नई चीजों को देखना है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को देखना है, जिसके अंदर ये सब आ जाता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, टाइडल प्लांट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सोलर एनर्जी की, ठीक है। तो सोलर एनर्जी को देखते हैं, यहां से ये शुरू होता है। सोलर एनर्जी का क्या सिंपल्स है, और एक और मैं आपको बता दूं कि जो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एनसीईआरटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रखा है। अगर मैं उसको स्लाइड बनाऊं तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा कि मैं एक और एनसीईआरटी छाप रहा हूं। तो जहां पर अगर एक और एनसीईआरटी डालना पड़े तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करेंगे, हम सीधा बुक से ही उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी। दिन वो गए जहां पर हम सूरज को केवल सोचते थे कि वो है एक इंडिकेशन कि दिन हो गया है। अब सूरज की एनर्जी को हम यूटिलाइज करने शुरू हो चुके हैं, हमारे को वो टेक्नोलॉजी पता चल चुकी है। इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं। इसके अलावा इसमें होता यह है कि जो सूरज की जो रोशनी है यानी हीट और जो लाइट एनर्जी है उसको हम क्या करते हैं, केमिकल सेल्स में ट्रैप कर लेते हैं। ऐसे सेल्स को हम अरेंज करते हैं पैनल्स में और फिर इनसे हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम इनको सोलर कुकर, सोलर कैलकुलेटर और न जाने कितनी भिन्न भिन्न प्रकार तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कुसुम योजना के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। कुसुम स्कीम भी इसी से कुछ रिलेटेड है। ये फार्मर्स को एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करती है, उनके खुद के लोकल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट प्लस उनको सेलिंग का भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये स्कीम कब आई थी, इसका क्या मोटिव है, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करिएगा। So sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. मैं ये इसलिए रीड कर रहा हूँ कि ताकि एक भी पॉइंट छूटे ना। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. अच्छा, एक और बात, दुनिया ये अर्थ स्फेयर है और यहाँ पर अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन कुछ ऐसी होती है कि अर्थ के सारे रीजन्स में साल के पूरे टाइम एक ही जैसी सोलर एनर्जी हो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ब्लेस्ड हैं, जिनके पास ये सोलर एनर्जी काफ़ी अच्छे से है, उनके पास बहुत हाई पोटेंशियल है कि वो सोलर एनर्जी को उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। इनफैक्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच इज़ बिटवीन लाइक इंडिया एंड फ्रांस, इनिशियली इट इज़ अ वेंचर, इट वाज अ स्टार्टअप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, बट पहले ये ओपन था, इसमें जो मेंबरशिप थी ओपन थी केवल ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए, बट धीरे धीरे करके अब इनको नॉन ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए भी ओपन कर दिया गया है। सो ये सारी चीजें थी। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर, कुकर, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे विंड एनर्जी की। सवाल उठता है कि विंड एनर्जी कहाँ यूज होती है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, विंड एनर्जी के लिए जो विंड मिल्स यानी विंड प्लांट्स आप लगाते हैं वो कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, शायद होगा, यहाँ नहीं है, चलो मैं आपको बताता हूँ।
ऐसे विंड टरबाइंस लगे रहते हैं, बहुत बड़ा रीजन होता है जहां पे बहुत सारे विंड टरबाइंस लगे रहते हैं। ज्यादातर ये जो विंड एनर्जी मिल है ये वहां पर लगता है जहां पर हमेशा हवा जो है वो बहती रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी एक साल में एक आध बार हवा बह गई, बहुत तेज आ गई, ऐसा नहीं होगा। हमारे को ऐसे रीजन्स चाहिए जहां पर हवा का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होता हो। और ऐसे कौन से दो रीजन्स हैं? दो रीजन है, एक है माउंटेन रीजन और एक है कोस्टल रीजन। क्योंकि आपने सुना होगा कोस्टल रीजन में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज, और दूसरा होता है सी ब्रीज। बिल्कुल ये कोस्टल रीजन में जैसे ये बहती है, वैसे ही माउंटेन में भी दो चीजें बहती रहती हैं जिसे हम बोलते हैं माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज। देखो ये वहां की रेगुलर फिनोमेना है, हवा का बहना, दिन में लैंड ब्रीज, रात में नाइट ब्रीज, ये सारी चीजें ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये फेनोमेना है वहां का, ये चीजें होती रहती हैं। अब ये कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज कैसे बहती है, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज कैसे बहती है, क्यों बहती है, कैसे वार्म एयर ऊपर राइज होती है और उसका सर्कुलेशन बनता है, ये सब के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को देखते ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है। अभी फिलहाल के लिए बस आप इतना समझिए कि विंड मिल्स केवल वहीं लग सकती है जहां पर कंटिन्यूअस विंड का सर्कुलेशन होता रहता है, विंड मूवमेंट होती रहती है और यहाँ पे स्टडी और अच्छी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, और वहीं पर आप विंड मिल बनाओगे। और ऐसे रीजन्स आपको कोस्टल और माउंटेन एरियाज में देखने को मिलेंगे। इसमें होता यह है कि जब हवा बहती है तो बिल्कुल जहां पे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बहता हुआ पानी टरबाइंस हिला रहा था, यहाँ पे बहती हुई हवा जो है वो टरबाइंस को हिलाएगी, घुमाएगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे जनरेटर के माध्यम से, और ये सारी चीजें इस तरीके से डायनामो के माध्यम से, जो भी वो करते हैं इंजीनियर ज्यादा जानते हैं उसके बारे में। तो कुल मिला के इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया में भी भारत सरकार ने अपने लिए एक टारगेट जो है वो रखा है, जिसमें कि उन्होंने ये बोला है कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इससे कितना ज़्यादा अपना टारगेट रख रहे हैं। पहले ये 175 गीगावाट था, अब ये कितना है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ठीक है, ये विंड एनर्जी हो गया, क्योंकि वो 175 गीगावाट जो एम था वो हमने अपडेट किया है, अब और ज़्यादा हमने अपने लिए माइलस्टोन और आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड है, स्मॉल हाइडल पावर्स हैं, ये सारी चीजें, बायोगैस भी है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। देखिए अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि न्यूक्लियर पावर की बात आ रही है, ओ अच्छा न्यूक्लियर पावर यानी वो बम, देश तबाही, ये सब नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इमेंस होती है और इसका बहुत पोटेंशियल है, इससे बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे वेस्ट के जो देश हैं वो अपनी 70 to 80% इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट न्यूक्लियर एनर्जी से मीटअप करते हैं। इतनी इमेंस होती है, इतनी क्लीन एनर्जी होती है कि इसको इस्तेमाल करना मतलब एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसमें होता यह है कि कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं ये क्या करते हैं कि इनका जो एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इनकी एनर्जी को यूज करके, इनमें जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हम कराते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो इनका जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है इससे बहुत इमेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलती है। वो इमेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम यूज करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। वो पानी जब गर्म हो जाएगा तो वो क्या निकालेगा, स्टीम निकालेगा, और जब वो स्टीम निकालेगा तो वो क्या करेगा, टर्बाइंस घुमाएगा। ऑल इट कम्स डाउन टू इज मूविंग द टर्बाइंस। यू कैन सी दैट इन द डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, this is nuclear reactor. Now the energy is released, now hot water is there, so what it will do is it will generate steam, it will move the turbine, and with the help of generator the electricity will be produced. This is how we generate electricity. Unfortunately इंडिया में जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो उतना ज्यादा नहीं है, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोनोजाइट जो हमारे पास यूरेनियम जो है वो जो मेन रहता है वो नहीं है हमारे पास उतना, बट थोरियम हमारे पास काफी ज्यादा अबंडेंस में है, और वो जो है हमारे पास कहाँ पर है, मोनाजाइट सॉल्ट्स ऑफ केरला में आपको अबंडेंस में देखने को मिलेगा आपका क्या, थोरियम। यूरेनियम हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और यूरेनियम जो न्यूक्लियर सप्लाई है वो इतना अच्छे से होते नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से संगठन है जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं। वो क्यों लगाई हैं
1974 में, और फिर उसके बाद में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उससे क्या हुआ था, ये सब आप अलग से हम वीडियोस बनाएंगे, मिसलेनियस बनाते जाएंगे और आप उसको देखते जाना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपकी सेकंड लास्ट लाइन में और थर्ड लास्ट लाइन में कुछ न्यूक्लियर प्लांट्स दे रखे हैं कि वो न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ पर हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कलपक्कम, कायगा, नरोरा, रावा भट्टा, ठीक है, ये सारी चीजें। तारापुर, कलपक्कम है तमिलनाडु में, तारापुर है महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में, और कायगा जो है वो कर्नाटका में है। ये मैच द फॉलोइंग के लिए एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, चाहे इस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हो जाए या फिर आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिस तरीके से हम धरती के सरफेस पे हैं और हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर फॉल होता रहता है, इसको नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ये एक फेनोमेना है, इसीलिए तो आप पहाड़ों में जाते हो ना, कि ताकि वहां पे टेम्परेचर कम हो जाए तो आपको अच्छा लगे। वैसे ही उल्टा होता है जब आप धरती के अंदर जाते हो, जैसे जैसे आप धरती के अंदर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसका सिंपल रीजन क्या है, क्योंकि नीचे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की हीट जो है आपको फील होती है। इसके वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी कभी कभी जो धरती के अंदर होती है, मतलब कुछ ऐसा होता है, मतलब ये मान लो धरती है, जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। अब उसके जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है, ठीक है। अब आप अंदर जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पूरी हीट है, ये पूरी हीट क्या होगी, कभी कभी सरफेस पे आती है। कैसे सरफेस पे आती है? कभी गीजर बन के, कभी स्प्रिंग बन के। आपने देखा होगा, आप हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, वहां पर आपको तरन तारण और बाकी जहां पर जो भी है वहां पर आप जाते हो, और यमुनोत्री उत्तराखंड में आप जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा गर्म पानी का स्रोत होता है जहां पर लोग जाते हैं, और मतलब वहां पर आप हेल्थ पर्पस के लिए भी जाते हो, और इसके अलावा जो होली पर्पसेस हैं वो तो हाई हैं। इन सारे पर्पसेस के लिए आप वहां पर जाते हो। पानी इतना गर्म होता है कि वहां पर चावल रख दो, कच्चे चावल, तो वो उबल जाते हैं। कहते हैं उसके बहुत सारे मेडिसिनल इफेक्ट्स होते हैं। कुल मिला के कभी कभी घर के जो धरती के अंदर की गर्मी है वो सरफेस पे आ जाती है गीजर और स्प्रिंग के फॉर्म में। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो हम गरम करके कोयले से स्टीम बना रहे थे, जो हम गरम करके न्यूक्लियर एनर्जी से पानी को गर्म करके स्टीम बना रहे थे और स्टीम से टरबाइंस मूव करा रहे थे। अब जब वो गर्मी हम लोगों को ऑलरेडी मिल रही है नेचर से, हम क्या करेंगे? सिंपल उसके स्टीम का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? उससे टरबाइंस घुमाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं? क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं कि किस देश में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जियोथर्मल जो है पोटेंशियल है। और इंडिया में कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। आपके क्वेश्चन का आंसर है ये, जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। ये अभी तक हम करते आए हैं जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल। इसके अलावा यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाय न्यूजीलैंड। आपको बस न्यूजीलैंड तक याद रखना है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? यूएसए के लोग बहुत हॉट हेडेड होते हैं ना, अक्सर कुछ भी होता है आपने सुना होगा वहां पे गोली चला देते हैं, तो हॉट हेडेड है। तो वो हॉट हेडेड से कैसे याद कर सकते हो? ये जियोथर्मल एनर्जी, तो गर्मी होती है अंदर की जो बाहर आ जाती है, तो ये जियोथर्मल एनर्जी से एक जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर थिंग्स। दिस इज हाउ यू रिमेंबर, एवरीवन हैज गॉट देयर ओन वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स। दिस इज हाउ आई हैड रिमेंबर्ड थिंग्स, ठीक है। ओके, सो यूएसए का एक हो गया। इसके अलावा न्यूजीलैंड की बात करता हूं, तो न्यूजीलैंड जो है वो रिंग ऑफ फायर के आता है। नाउ व्हाट इज दिस रिंग ऑफ फायर? अगेन एज आई टोल्ड यू दैट वी विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी। देयर आई विल ट्राई टू कवर कि ये रिंग ऑफ फायर क्या है, और न्यूजीलैंड उसके बीचों बीच पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इंडिया में पता होना चाहिए कि इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स लोकेटेड है मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा वैली जो कि लद्दाख में है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली लद्दाख में, ये आप भूल नहीं सकते। इट्स अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन दैट कैन कम इनटू योर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। चलो भाई, अब टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। बट टाइडल एनर्जी का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डू यू नो फैक्ट है कि पहला टाइडल जो एनर्जी स्टेशन था वो कहां पर था? फ्रांस में बिल्ट अप हुआ था। ओके, सो टाइडल एनर्जी में क्या होता है? आपको पता है टाइड्स क्या होती हैं, राइट? जब
टाइड्स में क्या होता है कि जो पानी होता है उसका स्तर लैंड की तरफ और आगे बढ़ता है, क्योंकि वहां से ग्रेविटेशन पुल होता है सन और मून का, दोनों का, इसीलिए टाइड्स होती हैं। वो टाइड्स क्या होती हैं, कैसे उनका ग्रेविटेशनल पुल होता है, इसके बारे में फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे। बट फिलहाल के लिए इस किताब को स्ट्रिक्टली इसके ऊपर चलते हैं और आपको समझ में आना चाहिए। मतलब मान लो कि अगर यहां तक नॉर्मल बीच ये है, पानी है, ये है आपका बीच, ठीक है। अब जरूरी नहीं और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यहीं तक पानी रहेगा। दिन का कोई एक ऐसा टाइम आएगा कि पानी यहां तक आ जाएगा। इसको बोलेंगे हाई टाइड। क्या बोलेंगे इसको? हाई टाइड। और दिन में एक ऐसा भी टाइम आएगा जब पानी इसके भी पीछे चले जाएगा, उसको बोलेंगे लो टाइड। समझ में आ गई बात? जब पानी बढ़ा तो आगे तरफ आ गया, जब पानी कम हुआ तो वो पीछे की तरफ चला गया। जब आगे की तरफ आया हाईएस्ट पॉइंट तक, उसको बोलते हैं हाई टाइड। जो पीछे चला गया, जब पानी चला गया पीछे, तो उसको बोलते हैं लो टाइड। और इसके बीच की जो रेंज है उसको बोलते हैं इंटर टाइडल जोन। समझ में आया? जब भी सरकार रूल बनाती है कि कहां तक आप अपने रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, तो वो हाई टाइड को कंसिडर करते हुए ही बनाते हैं। समझ में आ गई बात? कि ताकि डेली एक्टिविटीज में लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब सवाल उठता है कि इससे एनर्जी का क्या लेना देना है। कभी कभी क्या होगा, कुछ नैरो ओपनिंग्स होती हैं, पानी जो है अंदर की तरफ, इसको क्लियर आउट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हाई टाइड होगा, जब हाई टाइड होगा तो पानी आगे की तरफ आ जाएगा और गेट्स क्या हो जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। फिर जब गेट्स बंद कर दिए जाएंगे, पानी अंदर आ गया है, गेट्स बंद हो गए, पानी अंदर है। अब क्या होगा, अब देखो पानी अंदर आ चुका है, गेट्स बंद हो चुके हैं। अब जैसे ही ये गेट खुलेगा, बाद में गेट खुलेगा, नीचे होगा तो पानी वापस जाएगा। जब पानी वापस जाएगा तो फिर वो टरबाइंस को घुमाएगा, और फिर वो जब टरबाइंस घूमेंगे तो उससे क्या होगा, आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, ये फैक्ट मत भूलिएगा। ये बोला एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड एज टाइडल एनर्जी फॉर ऑब्वियस रीजन। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स। डैम्स तो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको पानी को स्टोर करना है, पानी को रोकना है, पानी को कंट्रोल करना है, तो आपने डैम्स बना दिए ना। हाई टाइड आई, पानी ऊपर आया, आपने क्या किया, डैम्स का दरवाजा बंद कर दिया। जब लो टाइड हुई तो आपने क्या किया, दरवाजा खोल दिया, यानी पानी पीछे की तरफ जाएगा, टरबाइंस घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो opening of the sea during high tide, the energy of the tide is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France and Gulf of Kutch in India have huge tidal mill farms. Gulf of Kutch क्यों? क्योंकि Gulf of Kutch में एक नैरो ओपनिंग है। नैरो ओपनिंग मतलब नैरो, पतली ओपनिंग है, जिसमें की एनर्जी आती है और उस वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लास्ट इज बायोगैस। बायोगैस का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। और कैसे होता है ये, इसमें क्या होता है कि अक्सर आपने सुना होगा, मोदी जी बोलते थे पहले कि भाई आप अपने घर के कचरे को सेग्रीगेट कर लें, राइट। आप अपने गीले कचरे को अलग रखें, ड्राई कचरे को अलग रखें। किचन का जो कचरा होता है वो वेट कचरे में आता है, जिसमें कि आपके ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, मतलब फल सब्जियां जो कभी जिंदा थी, अब वो फॉर ऑब्वियस रीजंस उनमें लाइफ नहीं बची। आपने ऐसे इतने फल सब्जी, अंडे के जो छिलके थे वो सब आपने एक जगह पर डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपने ऐसे बायोगैस प्लांट के अंदर डाल दिया। उस बायोगैस प्लांट के अंदर क्या होगा, बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस होंगे। वो एनारोबिकली, मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो एनारोबिकली उसको वो डिकम्पोज करना शुरू करेंगे, सड़ाना शुरू करेंगे। जब वो सड़ेगा तो उसमें से गैस निकलेगी। जो गैस निकलेगी वो होगी कौन सी, बायोगैस, जो कि पोटेंशियली दो गैसेस का मिश्रण होती है। एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होती है मीथेन। दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट हैड कम इन यूपीपीसीएस 2019 और 20, आई एम नॉट श्योर, बट बायोगैस किस दो गैसेस की बनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की बनी हुई है। कैसे बनती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनती है। और उसके बाद क्या होता है, जब गैस रिलीज हो गई तो कुछ दिनों बाद जो आपके पास वो बचेगा, जो कचरा आपने दिया था उसमें से डिकम्पोज होने के बाद वो क्या बनेगा, वो एक्सीलेंट फर्टिलाइजर बन जाएगा, एक्सीलेंट मैन्योर बन जाएगा, जिसको आप खेतों में भी यूज कर सकते हैं। कुल मिला के फायदे ही फायदे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और कचरा तो हर जगह से निकलता है, हर घर से निकलता है, इसलिए इसके पास खूब ज्यादा पोटेंशियल आपको मिलेगा। लास्ट पैराग्राफ कहता है कि एनर्जी हर जगह है, और बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी बहुत डिफिकल्ट भी है। मतलब एनर्जी सारी जगह है, बट उसको हार्नेस करना काफी कॉस्टली भी है और डिफिकल्ट भी है। बट हमारे को कंटिन्यूअस रिसर्च करती रहनी पड़ेगी कि ताकि हम उसको बेटर तरीके से हार्नेस कर पाए। इन क्वेश्चन आंसर्स को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज है जिसे बोलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जब मैंने आपको ये सब बता दिया है तो ये सब आसानी से आपके 2 मिनट में हो जाएगा।
सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी। मैं आपको बताऊं, जियोथर्मल एनर्जी एक क्लीन एनर्जी है, क्योंकि स्टीम निकल रहा है, आपने कुछ जलाया नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं मचाया, आपने ना कोई गैस एमिट करी, सिंपल सा गीजर आ रहा है, उसने आपको वो क्या बोलते हैं, बिना कुछ जलाए आपको स्टीम दे दे रहा है, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? तो इसका एडवांटेज क्या होगा? क्लीन होगा, इको फ्रेंडली होगा और हमेशा अवेलेबल रहेगा। डिसएडवांटेज क्या होगा? क्योंकि हर जगह तो नहीं है, दूर दूर है, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा वो काफी महंगा होगा। डिसएडवांटेज खत्म। बायोगैस का एडवांटेज क्या होगा? सिंपल सी बात है कि ये मैन्योर भी आपको दे देगा, क्लीन एनर्जी भी दे देगा, हाँ आपको ये ग्रीन हाउस गैस जरूर दे देगा। पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस अलग अलग चीजें, प्लीज मिक्स मत करना। ग्रीन हाउस गैस मतलब जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो एडवांटेजेस क्या है? इसका लो कॉस्ट है, आप भाई कचरे से ही तो बना रहे हैं ना। एक टपरी वाले ने भी बना दिया था, इसी दिल्ली में कहीं पे कॉलेज के पास में एक टपरी वाले ने जो सीवेज होता है उसका जो है बायोगैस प्लांट निकाल के अपनी टपरी पे चाय बनाने के लिए उसने बायोगैस का इस्तेमाल कर लिया था। उसने खुद ही बनाया था, इसलिए उसको जो भी सिलेंडर का कॉस्ट नहीं देना पड़ा था। सोचो कितनी आसान है, इजी टू ऑपरेट, सही बात है। इसके अलावा बायो वेस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेस्ट निकल के आ रहा है उसको मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्योंकि भाई आप कुछ ऐसा फ्यूल, एक ऐसी गैस निकाल रहे हैं जो कि क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? एक बहुत ही क्लीन एनर्जी फ्यूल है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकालती है। डिसएडवांटेज क्या है? इससे बहुत जबरदस्त हैजार्ड हो सकता है और ये काफी महंगी है, ठीक है। जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड इज एक्सपेंसिव। अब टाइडल एनर्जी की बात कर लेते हैं। टाइडल एनर्जी में क्या है? आपको पता है टाइड्स आती रहेंगी, जब तक धरती, चांद और सूरज है तब तक टाइड्स आती रहेंगी, इसलिए हमेशा अवेलेबल होगा, नॉन पोल्यूटिंग है और इनएग्जॉस्टिबल है। डिसएडवांटेज क्या होगा कि जब आप ऐसे डैम्स बनाएंगे एक्वेटिक लाइफ में, तो वहां पे जो जिंदगियां हैं वो थोड़ी सी परेशानी में आएंगी, तो डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और ये इसको हार्नेस करना वो काफी डिफिकल्ट काम है। सोलर एनर्जीज, वापस से वही वाली बात, टाइड वाली बात, कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी, तो इनएग्जॉस्टिबल, बिल्कुल वैसे ही नॉन पोल्यूटिंग। दिक्कत क्या है कि एक्सपेंसिव है। आप खुद ही देखो, जब आप सोलर प्लांट लगाने की बात करते हो अपने घर में, तो आपको सीधा 8 से 10 लाख का खर्चा बता दिया जाता है, जो पूरा मिला के, ठीक है। ज्यादा कम भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मुझे किसी ने बताया था कभी। और उसके बाद विंड एनर्जी लास्ट। विंड एनर्जी में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि विंड चलना कभी बंद नहीं होगी, तो नॉन इनएग्जॉस्टिबल है। इसके अलावा कुछ जलाना और वो सब नहीं करना होता, तो नॉन पोल्यूटिंग है। डिसएडवांटेज इसका मेन ये है कि ये जब चलते हैं ना टरबाइंस, तो खूब सारी आवाज करते हैं, जिससे कि बर्ड्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, एंटेना वाले होते हैं, उनमें भी काफी डिस्टर्बेंस आता है। नॉइज पोल्यूशन, विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, disturb radio and TV reception, harmful to birds. With this we complete our third chapter also. I hope you are understanding it well, and if there is any question you can put down in the comment box और मैं उसको clear out करने की कोशिश करूँगा। Rest, just keep studying and best of luck. Thank you so much.